अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका फ्रेंड एडवोकेट आलमगीर बेग। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्लेंट, रिटन स्टेटमेंट और ड्राफ्टिंग और इनकी इकसाम। अब प्लेंट को उर्दू में दावा कहा जाता है और रिटन स्टेटमेंट को जवाब दावा कहा जाता है। ड्राफ्टिंग क्या है? ड्राफ्टिंग एक्चुअली एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके तहत आप कोर्ट से रुजू कर रहे होते हैं और उसको बतला रहे होते हैं कि आपके क्या डैमेजेस हुए हैं और आप कोर्ट से क्या रिलीफ तवक्को कर रहे हैं। लीगल ड्राफ्टिंग दो इकसाम की होती है, एक होती है सिविल ड्राफ्टिंग और एक होती है क्रिमिनल ड्राफ्टिंग। सिविल ड्राफ्टिंग की बात करें तो उसमें होते हैं प्लेंट, रिटन स्टेटमेंट, रिट्स, पेटिशंस वगैरह। और अगर बात करें क्रिमिनल ड्राफ्टिंग की तो उसके अंदर होती है FIR, बेल एप्लीकेशन, कंप्लेंट्स और एंटीसिपेटरी बेल्स वगैरह वगैरह। और इस सारे प्रोसेस को प्लीडिंग कहा जाता है और प्लीडिंग को डील करता है सिविल प्रोसीजर कोड 1908 का ऑर्डर नंबर 6। तो प्लेंट की तरफ बढ़ने से पहले मैं ये बताना ज़रूरी समझूंगा कि उसके अंदर जो भी पार्टीज़ होती हैं उनको किन नामों से मुखातिब किया जाता है। तो इसके अंदर हम बात करते हैं सबसे पहले सिविल ड्राफ्टिंग की। सिविल ड्राफ्टिंग के अंदर जब प्लेंट होगा तो उसका जो फर्स्ट पार्टी होगी उसको प्लेंटिफ कहा जाता है, मुद्दाई, और जो सेकंड पार्टी होती है जिसके अगेंस्ट प्लेंट तैयार किया जाता है उसको डिफेंडेंट कहा जाता है, मतलब मुल्जिम। और रिटन स्टेटमेंट के अंदर भी पार्टी सेम ही रहती है, प्लेंटिफ ही रहेगा और डिफेंडेंट ही रहेगा। पेटिशन की बात करें तो जो पेटिशन दायर कर रहा है, फाइल कर रहा है, उसको पेटिशनर कहा जाता है और जिसके अगेंस्ट पेटिशन जा रही है उसको रेस्पोंडेंट कहा जाता है। अपील की बात करें तो जो अपील कर रहा है वो अपेलेंट होगा और जिसके अगेंस्ट अपील गई है वो रेस्पोंडेंट होगा। और इसी तरीके से क्रिमिनल ड्राफ्टिंग के अंदर जब कंप्लेंट लॉन्च होती है तो जो लॉन्च कर रहा है वो कंप्लेनेंट होगा और जिसके अगेंस्ट हो रही है वो एक्यूज्ड होगा। और अपील में जो अपील फाइल कर रहा है वो अपेलेंट होगा और जिसके अगेंस्ट अपील गई है वो रेस्पोंडेंट या उसको एक्यूज्ड कहा जाता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं अदालती कार्रवाई की, प्लीडिंग की या लीगल प्रोसीजर की। तो हमेशा मामला दो पार्टीज़ की माबैन होता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक पार्टी A है, एक पार्टी B है। A और B के दरमियान कोई तनाज़ा है, उसमें सबसे पहले तो पार्टी A जो है प्लेंटिफ, वो नोटिस देगा पार्टी B को कि मेरा तुम्हारे साथ ये तनाज़ा है, तुमने ये मेरे डैमेजेस किए हैं और उसके अगेंस्ट मैं तुमसे रिलीफ डिमांड कर रहा हूँ जो कि दिया जाए। तो अगर पार्टी B रिलीफ देने से, रिक्वायर्ड रिलीफ जो है वो देने से डिनाई कर देती है, रेफ्यूज़ कर देती है या रिस्पॉन्ड ही नहीं करती है, प्लेंटिफ के पास लीगल राइट है कि वो कोर्ट से रुजू करे, प्लेंट फाइल करे पार्टी B के अगेंस्ट। तो फिर पार्टी A एक दावा तहरीर करेगी जिसका पूरा तरीक़ाकार और इंग्रेडिएंट्स सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के ऑर्डर नंबर 7 में बयान किया गया है। अब कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर दावे के लवाजमात मुकम्मल हैं या जो प्लेंट है, दावा है, वो सुनने के काबिल है तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेगी। और एक्सेप्ट करने के बाद सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के ऑर्डर नंबर 9 के तहत समन्स भेजेगी डिफेंडेंट को कि आपके अगेंस्ट ये दावा दायर किया गया है, तो आप विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर अंदर अपना जवाब दावा कोर्ट में जमा करवाएं। जवाब दावा कोर्ट में पेश करने के बाद कोर्ट मुआवजा करेगी, इश्यूज फ्रेम किए जाते हैं और उसके बाद सिविल प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती है जिसके अंदर कोर्ट हुक्म देती है दोनों पार्टीज़ को कि एविडेंसेस पेश किए जाएं, डॉक्यूमेंट्स पेश किए जाएं और उनके जो रेलिवेंट विटनेसेस हैं वो पेश किए जाएं। और फिर ये कार्रवाई चलती है कि
क्रॉस एग्जामिनेशन होती है और एट द एंड दोनों पार्टीज़ को सुनने के बाद, उनके एविडेंसेस को देखने के बाद, उनके विटनेसेस को एग्जामिन करने के बाद कोर्ट अपनी जजमेंट अनाउंस करती है। तो ये थी मुकम्मल सिविल प्रोसीडिंग। अच्छा, बहुत से केसेस ऐसे हैं जो कि दोनों नौयत के हैं, सिविल के भी और क्रिमिनल के भी। फॉर एग्जांपल डेफेमेशन और चेक बाउंसिंग। डेफेमेशन से मुराद किसी की साख को नुकसान पहुंचाना, किसी की इज्जत को नुकसान पहुंचाना। तो इसका एट ए टाइम आप सिविल सूट भी कर सकते हैं और क्रिमिनल केस भी कर सकते हैं। और एज वेल एज चेक बाउंसिंग का जो मैटर है उसके अंदर अगर सिर्फ आप अपने डैमेजेस वसूल करना चाहते हैं तो आप सिविल सूट में जा सकते हैं, और अगर आप उसकी पनिशमेंट भी देना चाह रहे हैं, उसको फ़ाइन डलवाना चाह रहे हैं या इम्प्रिजनमेंट करवाना चाह रहे हैं तो आप क्रिमिनल केस भी फाइल कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि एट ए टाइम सिविल और क्रिमिनल दोनों केसेस फाइल किए जा सकते हैं? तो उसका आंसर है नो। इसको हम लीगल टर्म में डबल जेओपार्डी या रेस जुडिकाटा कहते हैं। तो अब बात करते हैं कि प्लेंट यानी कि दावा तहरीर कैसे किया जाता है। तो चलते हैं मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पे, आपको बतलाते हैं कि प्लेंट कैसे तहरीर होता है, उसका फॉर्मेट क्या होता है, और रिटन स्टेटमेंट जवाब दावा वो कैसे तहरीर की जाती है और उसका फॉर्मेट क्या होता है। जी फ्रेंड्स, तो पहले हम डिस्कस करते हैं प्लेंट का फॉर्मेट। प्लेंट जिसको उर्दू में दावा कहा जाता है और इसको डील करता है सिविल प्रोसीजर कोड 1908 का ऑर्डर नंबर 7। इसमें सबसे टॉप पे लिखा जाता है इन दी कोर्ट ऑफ डैश एट डैश। अब पहली डैश का मतलब है कि कौन सी कोर्ट में आप दावा दायर कर रहे हैं, मतलब सेशन कोर्ट है, हाई कोर्ट है, या कोई मजिस्ट्रेट की कोर्ट है, सिविल जज की कोर्ट है। तो हम लिखेंगे इन दी कोर्ट ऑफ सेशन एट लाहौर, कि वो आप कौन से शहर की कोर्ट में कर रहे हैं। उसके बाद लिखा जाता है सूट नंबर। इसको आप ब्लैंक ही छोड़ देंगे क्योंकि अभी फ़िलहाल आपको पता नहीं है कि सूट नंबर क्या है। ये सूट नंबर जब आप दावा दायर करते हैं तो दायरी ब्रांच में रजिस्ट्रार सूट नंबर लगाता है। उसके बाद आता है पार्टीज़ के नेम। अब सबसे पहले प्लेंटिफ जो दावा दायर कर रहा है उसकी डिटेल्स आनी है, उसका नाम, डिस्क्रिप्शन, उसका एड्रेस वगैरह आना है, और वर्सेस कि वो किसके अगेंस्ट ये दावा दायर कर रहा है। वो होता है डिफेंडेंट, जिसको उर्दू में मुल्जिम कहा जाता है। प्लेंटिफ को उर्दू में मुद्दाई कहा जाता है और डिफेंडेंट को उर्दू में मुल्जिम कहा जाता है। उससे अगला स्टेप है सब्जेक्ट ऑफ द सूट। इस सब्जेक्ट के अंदर मुद्दाई अपना तमाम मुद्दा बयान करता है कि मेरे साथ क्या बीती है और मेरे क्या डैमेजेस हुए हैं और मैं क्या कोर्ट से रिलीफ चाहता हूँ, वगैरह वगैरह। अब इसमें लिखा जाएगा प्लेंटिफ सबमिटेड एज अंडर। अब ये जो भी डिटेल लिखी जाएगी ये पॉइंट वाइज लिखी जाती है, और इसको भी हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। जो इसका पहला पार्ट है उसके अंदर पार्टीज़ का इंट्रोडक्शन होता है, डिस्क्रिप्शन होती है, उनका प्रोफेशन होता है कि वो क्या करते हैं, कौन है, लॉ बाइंडिंग है, उनका प्रोफेशन क्या है, वगैरह वगैरह। जो मिडिल बॉडी होती है उसके अंदर मेंशन करते हैं कि कॉज ऑफ एक्शन क्या है, इंसिडेंट क्या हुआ है, कौन से उसके राइट्स जो हैं वो डैमेज किए गए हैं, वगैरह वगैरह। और जो इसका लास्ट पार्ट होता है इन पॉइंट्स का, वो लीगल पॉइंट्स पे मुश्तमिल होता है। इसके अंदर मेंशन होता है कि आपने कोर्ट फ़ी अदा कर दी है और कोर्ट जुरिस्डिक्शन रखती है, इसलिए ही हम ये केस इस कोर्ट में फॉरवर्ड कर रहे हैं। केस की इवैल्यूएशन हो चुकी हुई है और ये विद इन टाइम लिमिट दायर किया जा रहा है, ये टाइम बार्ड नहीं है, वगैरह। और ये जो पॉइंट्स होते हैं लास्ट वाले लीगल पॉइंट्स, ये मैंडेटरी होते हैं और इनको हम चेंज नहीं कर सकते। ये सारा अपना मुद्दा बयान करने के बाद नीचे प्रेयर दी जाती है जिसको उर्दू में इस्तदा कहा जाता है। इसके अंदर आप मेंशन करते हैं कि आप कोर्ट से
कौन से रिलीफ की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप कौन सा रिलीफ कोर्ट से चाह रहे हैं, किसकी इस्तदा कर रहे हैं। फिर लेफ़्ट के ऊपर प्लेस और उसके नीचे डेट लिखी जाती है और बिल्कुल उसके ऑपोजिट प्लेंटिफ के सिग्नेचर आ जाते हैं। उसके बाद होती है वेरिफिकेशन, जिसको उर्दू में तस्दीक कहा जाता है कि पॉइंट नंबर फ़लाँ से फ़लाँ तक मेरे नॉलेज में हैं और बिल्कुल दुरुस्त हैं, और उसके बाद के जो पॉइंट्स हैं वो मेरे एडवोकेट के एडवाइस पर मेंशन किए गए हैं और वो भी मेरी नॉलेज के हवाले से बिल्कुल दुरुस्त और सच हैं। फिर उसके नीचे आता है प्लेस, फिर नीचे डेट और फिर उसके ऑपोजिट प्लेंटिफ के सिग्नेचर। ये मुकम्मल हो गया हमारा प्लेंट दावा। अब हम बात करते हैं रिटन स्टेटमेंट की, मतलब जवाब दावा की, जिसको डील करता है सिविल प्रोसीजर कोड 1908 का ऑर्डर नंबर 8। इसमें भी सेम वैसे लिखा जाएगा, इन दी कोर्ट ऑफ डैश एट डैश, मतलब इन दी कोर्ट ऑफ सेशन एट लाहौर। सूट नंबर, इसमें सूट नंबर मेंशन किया जा सकता है क्योंकि प्लेंट पहले दायर हो चुका हुआ है, उसके ऊपर सूट नंबर मेंशन किया गया होगा और उस प्लेंट की कॉपी डिफेंडेंट को दी जाती है जिसके ऊपर सूट नंबर मेंशन होता है, तो वो देखिए यहाँ मेंशन कर दिया जा सकता है। अच्छा, इसके बाद एक फ़र्क ये आ गया है कि वहाँ हमने पार्टीज़ की डिटेल्स दी थी, यहाँ लिखा गया है इन दी मैटर ऑफ फ़लाँ एंड फ़लाँ, मतलब प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट। यहाँ जस्ट उनके नेम्स वगैरह मेंशन करने से भी काम चल सकता है, अगर आप डिटेल्स देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट ऑफ द सूट, वही सेम बात कि यहाँ पे आप डिफेंडेंट अपना मुद्दा बयान करेगा, जैसे ऊपर लिखा गया था प्लेंटिफ सबमिटेड एज अंडर, यहाँ लिखा जाएगा डिफेंडेंट सबमिटेड एज अंडर। और इसको भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इसके पहले पार्ट के अंदर होगा कि वो 1 बाय 1 हर पॉइंट को थॉरोली स्टडी करेगा, उसके बाद वो उसको या एक्सेप्ट करेगा या स्पेसिफिकली डिनाई करेगा कि जो प्लेंटिफ ने बयान किया है वो मेरे नॉलेज के हवाले से दुरुस्त बयान किया है या उसने बिल्कुल ही गलत बयान किया है। जो मिडल बॉडी है इसके अंदर कॉज ऑफ एक्शन बताएगा वो अपने हिसाब से कि जो प्लेंटिफ ने कॉज ऑफ एक्शन बताया है वो बिल्कुल गलत है, मेरे हिसाब से, मेरे नॉलेज के हिसाब से और मेरे मुताबिक कॉज ऑफ एक्शन ये बनता है। और इसका जो लास्ट पोर्शन है वो सेम वही लीगल पॉइंट्स ही रहेंगे, इनको रिप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये लीगल पॉइंट्स हैं। उसके बाद प्रेयर आ जाती है, इस्तदा, कि अब डिफेंडेंट अदालत से किस रिलीफ की इस्तदा कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। फिर लेफ़्ट के ऊपर प्लेस, उसके नीचे डेट आ जाएगी और बिल्कुल ऑपोजिट उसके डिफेंडेंट के सिग्नेचर आ जाएंगे। फिर आता है मरहला वेरिफिकेशन का, तस्दीक का, तो सेम बिल्कुल प्लेट की तरह लिखा जाएगा कि पॉइंट फ़लाँ से फ़लाँ तक बिल्कुल दुरुस्त हैं, मेरे नॉलेज में हैं और उसके अलावा जितने भी पॉइंट्स हैं वो मेरी एडवोकेट की एडवाइस पे मेंशन किए गए हैं और वो भी मेरे हिसाब से दुरुस्त और सच हैं। फिर उसके बाद प्लेस, उसके नीचे डेट और बिल्कुल उसके ऑपोजिट डिफेंडेंट के सिग्नेचर आ जाएंगे। तो ये हमने देखा प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट कैसे लिखा जाता है, तहरीर कैसे किया जाता है। जी फ्रेंड्स, तो अब बात करते हैं कि दावा दायर कैसे किया जाता है या प्लेंट फाइल कैसे किया जाता है। तो सिंपल सी बात है, जैसा कि मैंने अभी आपको बतलाया, इसी फॉर्मेट में अपना मुकम्मल प्लेंट तैयार करने के बाद उसके साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाने के बाद आप अपनी मुकम्मल फ़ाइल दायरी ब्रांच में लेके जाते हैं, वहाँ पे रजिस्ट्रार को पेश करते हैं और वो आपका केस वसूल करने के बाद उसके ऊपर सूट नंबर मेंशन कर देता है और उसको मुतल्लिका जज की तरफ फॉरवर्ड कर दिया जाता है। होपफुली मेरी इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीख मिली होगी। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अस्सलाम वालेकुम।